तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही प्यारे से चैनल द मोशन क्लासेस में। तो भाई आज की इस क्लास में हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। बाबू दर्पण सूत्र ही देखेंगे, लेकिन पिछले क्लास में अवतल दर्पण के लिए देखे थे, अब देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। बाबू कुछ लड़कों को अवतल दर्पण में तो साबित करना आ जाता है, ठीक है। आपको भी मिरर फॉर्मूला अवतल दर्पण में साबित करना आता होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में कभी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हम कहें कि क्यों नहीं उत्तल दर्पण में भी साबित कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं। सामने बाबू दिख भी रहा होगा, फोर कॉन्वेक्स मिरर, यानी हम लोग मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण के लिए साबित करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं ऊपर और अपना काम स्टार्ट करते हैं। बाबू आप बताओ कौन सा दर्पण बनाना होगा? उत्तल। तो चलो, ये एक उभरा दर्पण है, यानी उत्तल दर्पण। अब देखो बाबू, एक काम करो, अभी तो दर्पण नहीं बना है, इसको कलई करो। अगर धंसे हुए जगह पर कलई कर दोगे, धंसे हुए जगह पर अगर कलई कर दोगे तो प्रकाश का परावर्तन उठे सतह से उभरे सतह से होगा। अगर प्रकाश का परावर्तन उभरे सतह से होगा तो ये बन गया उत्तल दर्पण। तो बाबू ये एक उत्तल दर्पण है। बताइए फटाफट, नीचे के फिगर में लिखना इसी तरह है। नीचे के फिगर में एक उत्तल दर्पण दिखलाया गया है। इस उत्तल दर्पण का ये प्रधान अक्ष है, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बोले, नीचे के फिगर में एक उत्तल दर्पण दिखलाया गया है जिसका ये प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इस उत्तल दर्पण का पोल क्या है बाबू? इस उत्तल दर्पण का पोल है P, फोकस हो गया F, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र हो गया C। अब देखो, मिरर फॉर्मूला साबित करना है ना बाबू, आसान से साबित करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके प्रधान अक्ष पर एक बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसके प्रधान अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ ले लेंगे, बिंदुवत वस्तु। और बाबू तुम्हें पता है कि इस बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब निकालना है, आपको पता है ना कि उस बिंदु वाले वस्तु का हमको प्रतिबिंब अब निकालना है कि कहाँ बनेगा। तो बाबू सबसे पहले हमने क्या किया, एक उत्तल दर्पण ले लिया, पोल P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। मिरर फॉर्मूला साबित करना है, तो मिरर फॉर्मूला साबित करने के लिए इसके प्रधान अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु, आसान से साबित करना है तो बिंदुवत वस्तु लेंगे, टफ से साबित करना है तो खड़ी वस्तु लेंगे। कोई भी चीज टफ नहीं किया जाता है, आसान करो ना यार, टेंशन कम रहेगा, ठीक है। नंबर तो उतना ही मिलेगा ऐसा थोड़ी है। तो बाबू इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक बिंदुवत वस्तु ओ रखा गया है। अच्छा, तुम बताओ, इस बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब निकालना है, तो बाबू किसी भी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब निकालने के लिए कम से कम दो किरण लेंगे। तो इसका प्रतिबिंब निकालना है, तो बाबू दो किरण हम ले रहे हैं। आप ही बताओ बाबू, इससे एक प्रकाश की किरण दर्पण पर तिरछे गई, थोड़ा सा पतला कर दे रहे हैं। इससे निकलने वाली एक किरण बाबू दर्पण पर तिरछे गई, जैसे ही तिरछे जाएगी तो परावर्तन के बाद एक प्रकाश की किरण जैसे ही तिरछे जाएगी तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे निकलेगी कि मानो वह पोल और फोकस के बीच में कहीं किसी बिंदु से निकल रही हो। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि वो उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बनता है, आप पढ़े होंगे 10th क्लास। उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बनता है तो पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। तो एक प्रकाश की किरण बाबू इससे निकली, तिरछे गई, और परावर्तन के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह पोल और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं से निकल करके चली गई है। तो एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, परावर्तन के बाद ऐसे चल गई। ठीक है बाबू, तो बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। एक किरण तो इधर परावर्तित हो गई बाबू, याद है ना, एक किरण नहीं चाहिए, दो किरण। एक किरण तो इधर परावर्तित हो गई, दूसरी किरण निकली बाबू प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में चली, प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में गई और बाबू दर्पण के पोल पर पड़ी, और पोल पर पड़ेगी तो वो लंबवत पड़ेगी। प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में गई, दर्पण के पोल पर पड़ी और पोल पर लंबवत पड़ेगी। बाबू जब लंबवत पड़ेगी, प्रकाश की किरण ऐसे लंबवत पड़ेगी तो परावर्तित होकर वापस चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि एक किरण परावर्तन के बाद इधर भागी, एक किरण परावर्तन के बाद इधर भागी, और एक किरण परावर्तन के बाद इधर भागी। यानी बाबू एक किरण परावर्तन के बाद इधर भाग रही है, ये वो इधर भाग रही है, दोनों इधर फैल रही है, दोनों परावर्तन के बाद इधर भाग रही है और फैल रही है।
फैलेगा तो इधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो दिख भी रहा है कि दोनों किरणें यहीं पे काटती हुई प्रतीत होंगी, या यहीं से यूं कहो कि निकलती हुई प्रतीत होंगी, और जहां से निकलती हुई प्रतीत होंगी वहीं बनेगा इमेज यानी प्रतिबिंब, यानी ऐसा ही चीज यहां दिखाई देगा। क्या जी ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक ही है। उतरा कर भी हम बोलते हैं ना जी। चलो ठीक ही है, इस वाले बिंदु को बाबू मान लेते हैं एम। ठीक है, बहुत अच्छा, इसको एम। अब एक काम तो हमारे दिमाग से उतर गया यार कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला देना चाहिए। जैसे ही बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे ही वक्रता केंद्र से सी से जैसे ही दर्पण के इस बिंदु को मिलाएंगे तो मिलाई गई रेखा दर्पण पर अभिलंब होगी। तो ये रेखा तो अभिलंब होगी, अभिलंब होगी तो आपतित किरण और अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहेंगे आपतन कोण थीटा। ये आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? थीटा। अच्छा बाबू, तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर हाई थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ऑटोमेटिक ये वाला भी क्या होगा? थीटा होगा। आमने सामने शीर्षाभिमुख, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा। क्या हुआ है भाई, क्यों बोलना बंद कर दिए? आपतित किरण और दर्पण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है आपतन कोण थीटा, तो परावर्तन कोण थीटा, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा। अब क्या करेंगे बाबू, हम एगो काम करेंगे, अपने से ये वाला एंगल बाबू, ये वाला कोण अपने से अल्फा मानेंगे, ये अल्फा, अपने से ये वाला बीटा, और अपने से ये वाला गामा। बहुत अच्छा, वाह वो, बताओ बताओ यार, बताओ 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 फटाफट। ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला गामा, कहीं कोई दिक्कत? अब एक बात तो हमारे को ये भी पता है यार कि सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? पोल से। सारी दूरी नापी जाती है पोल से, तो पोल से ले लो। पोल से वस्तु बाईं तरफ है तो इसकी दूरी माइनस में होगी। पोल से दाहिने चलोगे तो प्लस और बाएं चलोगे तो माइनस। तो पोल से वस्तु की दूरी, पोल से वस्तु की दूरी, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, पोल से वस्तु की दूरी माइनस यू, पोल से प्रतिबिंब की दूरी, पोल से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी होती है वो यू, तो माइनस यू। पोल से प्रतिबिंब की दूरी दाहिने है तो प्लस भी। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी प्लस आर। सारी दूरियों को लिख भी लो यार। इस पोल से वस्तु की दूरी को क्या कहोगे? माइनस यू, क्योंकि बाईं ओर है। पोल से इस प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहोगे? प्लस भी। ठीक है यार, और पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को कह दोगे प्लस आर। तो अब मेरे साथ आप सबको बोलना है कि लैंग्वेज लिखना कैसे है। अरे यार एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपको भाषा भी तो लिखना पड़ेगा कि सर केवल ये फिगर रहा और हम मैथमेटिक्स के वे से प्रूफ कर दिए, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा? लैंग्वेज देना होगा। बिना लैंग्वेज का काम नहीं चलता है। और खैर न्यूमेरिकल बनेगा तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं, टेंशन नहीं है। चलो बाबू बताओ लैंग्वेज क्या लिखोगे? लिखोगे कि नीचे के फिगर में एक उत्तल दर्पण दिखलाया गया है, नीचे के फिगर में एक उत्तल दर्पण दिखलाया गया है। इस उत्तल दर्पण का पोल पी है, फोकस एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। इसके प्रधान अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है ओ। इसके प्रधान अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी गई है जिसका प्रतिबिंब हमको निकालना है। इसका प्रतिबिंब निकालने के लिए कम से कम दो किरण चाहिए। एक किरण तिरछी जाएगी, परावर्तन के बाद इधर निकल जाएगी और ऐसा लगेगा कि पोल और फोकस के बीच में किसी बिंदु से निकल रही है। एक किरण तो इधर परावर्तित हो जाएगी, दूसरी किरण बाबू प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में चलेगी, यही लिखेगा, दूसरी किरण प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में चलेगी, दर्पण पर लंबवत पड़ेगी और उसी दिशा में वापस लौट के चली जाएगी। उसी दिशा में वापस लौट के बाबू चली जाएगी। तो दर्पण से ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण पीछे की ओर बढ़ाने पर आई से मिलती हुई प्रतीत होंगी या निकलती हुई प्रतीत होंगी, जिससे आई पर इमेज बनेगा। और बाबू तुम क्या करोगे? आपतन कोण थीटा बराबर परावर्तन कोण थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, अपने से बनाएगा ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। इस रेखा पर बाबू ये वाला कोण अल्फा बीटा गामा बना है, मान लिया जाएगा ना जी। और पोल से वस्तु की दूरी माइनस यू, पोल से इमेज की दूरी प्लस वी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी प्लस आर। डेफिनेटली। अब देखो बाबू तुम सीधे सीधे कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इट इज क्लियर। अच्छा, आपको एक चीज तो एकदम क्लियरली दिख रहा होगा बाबू,
ये जो त्रिभुज देख रहे हो, इस त्रिभुज में थीटा प्लस गामा बराबर बहिष्कोण बीटा। आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे बाबू? इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले त्रिभुज में थीटा प्लस गामा बराबर बहिष्कोण बीटा। तो लिखो थीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बहिष्कोण बीटा। थीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बहिष्कोण बीटा। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अच्छा बाबू, एक सबसे बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा है, यहां से ये और ये रेखा बाहर निकल रही है ना जी, यहां और ये वाली रेखा बाहर निकल रही है। जब बाहर निकल रही है तो ये है बहिष्कोण, और बहिष्कोण सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये बहिष्कोण अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। तो लिखो अल्फा प्लस गामा बराबर बहिष्कोण थीटा। लिख सकते हो यस और नो? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बहिष्कोण थीटा। तो बाबू लिखो ना यार, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बहिष्कोण थीटा। इक्वेशन क्या मान ले बाबू? इसको 2। अच्छा बाबू, हमको तो थीटा हटाना है, हम लोग को थीटा क्या करना है? थीटा से मुक्ति चाहिए, थीटा को भगा देना है यार। एक काम करते हैं, ये थीटा का मान, इस थीटा को हटाना है, तो बाबू यहाँ पर थीटा का मान है, थीटा का मान यहाँ पे रख दें। अगर थीटा का मान कितना है बाबू? अल्फा प्लस गामा। तो थीटा का मान अल्फा प्लस गामा, तो यहाँ रख दीजिए थीटा का मान। थीटा का मान है अल्फा प्लस गामा, रखिए। ये थीटा है, थीटा का मान कितना है बाबू? अल्फा प्लस गामा। तो थीटा रखिए अल्फा प्लस गामा, और प्लस ये वाला है गामा इज इक्वल टू बीटा। कर सकते हैं ना? क्या वो थीटा का मान क्या था? अल्फा प्लस गामा। तो थीटा की जगह अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा। अब बोलिए अल्फा को उधर भेज दीजिए, गामा और गामा मिलाकर के बाबू 2 गामा, और 2 गामा बराबर क्या होगा? 2 गामा बराबर बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। बाबू तुम अब बहुत अच्छे से देख सकते हो, अल्फा बीटा गामा कोण ही है तुम्हारा। ये अल्फा कोण है, बीटा कोण है, और गामा कोण है, और कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या होता है। हम इस वाले को चाप मान ले रहे हैं एल, इसको चाप मान ले रहे हैं बाबू एल। तो अब आप ही से पूछा जा रहा है, बताइए। टू और ये है गामा, और वो 2 हो गया, और ये गामा कोण है, और गामा कोण है। कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर चाप बटा यहां तक की दूरी यानी त्रिज्या। तो गामा बराबर हो जाएगा, गामा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो गामा लिख सकते हो एल बाई त्रिज्या कितना हो गई? प्लस आर। लिख रहे बाबू? गामा क्या लिखोगे? गामा इज इक्वल टू एल बाई प्लस आर। तो लिखो, इतना सोच रहे हो। तो 2 और गामा यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो गामा बराबर एल बाई प्लस आर, एल बाई प्लस आर, प्लस छोड़ दो, इक्वल टू बीटा क्या होगा वो? बीटा, और बीटा क्या लिखोगे? कोण बराबर होता है बाबू चाप बटा त्रिज्या। तो बीटा बराबर एल बाई त्रिज्या कितनी हो गई? प्लस भी। तो बीटा बराबर एल बाई प्लस भी, और माइनस तो माइनस, अल्फा कोण है बाबू, यही तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अल्फा कोण है, अल्फा क्या लिखोगे? अल्फा यानी कोण, और कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। लेकिन बाबू इस कोण के लिए चाप ये नहीं होना चाहिए, चाप ये होना चाहिए ना जी। इस कोण के लिए चाप तो ये होना चाहिए, लेकिन बाबू ये चाप की लंबाई एल है, इसकी लंबाई एल है, तो इस वाले की भी तो एल होगी। अगर इसकी भी एल होगी तो कोई टेंशन नहीं है। इस वाले कोण के लिए चाप तो ये होना चाहिए, इसकी भी लंबाई एल है, इसकी भी लंबाई एल है, तो कोई भी ले लो, ठीक है। तो अब बोलो अल्फा क्या लिखोगे? अल्फा यानी कोण, और कोण बराबर होता है बाबू चाप बट्टा त्रिज्या। तो अल्फा बराबर एल बाई माइनस यू, अल्फा इज इक्वल टू एल बाई माइनस यू। तो एल बाई माइनस यू बाबू, यहाँ से 2l/r इज इक्वल टू एल कॉमन ले लो। तो बाबू एल कॉमन ले लोगे, एल, तो यहाँ बचेगा 1/v और माइनस माइनस प्लस 1/u, एल ले लियो ना, 1/u, एल से एल कट जाएगा। 2 तो 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब तुम्हें पता है 2 तो 2, और r है वक्रता त्रिज्या, r बराबर होता है 2f, पढ़े हो ना? r बराबर 2f बराबर 1/v
प्लस 1/u, 2 से 2 कट जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v जोड़ 1/u इज इक्वल टू 1/f। और बाबू ये तुम्हारा प्रूफ हो गया एंड इट्स योर मिरर फॉर्मूला अगेन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बाबू, तो ओके, थैंक यू, गुड नाइट।